नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे उसमें पढ़ा गया था व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस आधार पे कैसे कैसे करने का काम किया गया है। और आज हम चर्चा करेंगे, एक नई टॉपिक है, ये हिंदी के नए वर्ड। यानी ये कहना चाहता है कि हम जिस हिंदी को पढ़ते हैं, आपकी कक्ष में जो हिंदी पढ़ाई जा रही है और आपके सिलेबस में जो हिंदी पढ़ना है, उस हिंदी में कुछ ऐसे नए वर्ड भी आए हैं, कुछ नए अक्षर हैं। तो उन नए अक्षरों को आप बुरा समझिए, देखिए हैं तो पुराने ही है, तो ये अक्षर पुराने ही हैं, लेकिन नया रूप उसको दिया जा रहा है। तो ये कहता अगर कभी ऐसा आए कि हिंदी के नए वर्ड तो यही है, तो आप समझिए, यदि आपसे पूछे कि हिंदी के नए वर्ड, कहता है हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन हैं। 5 नए व्यंजन है। देखिए, यदि कभी भी ऐसा हो कि हिंदी के नए वर्ड कौन कौन से हैं, या वह ये दे के पूछ दे कि इन्हीं वर्णों को ही दे देने का काम करे, तो उसमें अगर पूछेगा ये जो वर्ड है इसमें नए कौन है पुराने कौन, तो कुछ नहीं करना है, सामान्य से अर्थ में समझ लीजिए। इसने कह रखा है कि हिंदी वर्णमाला में 5 नए वर्ड हैं। यानी हिंदी में नए वर्ड कौन कौन से हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 5 नए वर्ड हैं। जैसे कहता है, जैसे पहला है छत्री, फिर है त्र, फिर है ज्ञ, और फिर है ये वाला उच्छिष्ट वाला, और ये ड, अड़। ये है, ये क्या है, ये इसमें ये 5 अक्षर हैं। कहता है कि हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन हैं। कौन कौन है? छत्री, त्र, ज्ञ, अड़, अढ़, 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 ये है। एक बात और कहता है, लेकिन उसने कहा किंतु, देखिए नए वर्ड है जरूर है 5 के 5, किंतु कहता है कि प्रथम 3, कहता है प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर, प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर, प्रथम 3 स्वतंत्र न होकर संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है। देखिए, ये कहता है, पहली बात तो उसने ये कहना चाहा है आपसे, ये बता रखा है कि यदि आपसे कभी ये पूछे कि हिंदी में नए वर्ड वे कौन हैं जिनको नए वर्ड के नाम से जाना जाता है, या हिंदी के वे कौन से वर्ड हैं जो नए वर्ड हैं, तो हिंदी में जो नए वर्ड हैं वह होगा छत्री, त्र, ज्ञ, अड़, अढ़, ये 5 वर्ड हैं। अगर कभी आपसे पूछे कि हिंदी में वह 5 नए वर्ड कौन कौन से हैं, या कभी आपसे ये चर्चा करे हिंदी में नए वर्ड कौन कौन से हैं, तो हिंदी में 5 नए वर्ड हैं, छत्री, त्र, ज्ञ, अड़, अढ़, ये हो गए। और कहता है लेकिन प्रथम 3 जो है, यानी प्रथम 3 का मतलब आगे से 3 वाले, ये कहता है कि जो 5 नए वर्ड हैं हिंदी में, जो 5 नए वर्ड हैं, जो 5 नए अक्षर हैं, उन नए 5 अक्षरों में प्रथम 3 अक्षर, जैसे कौन, छत्री हुआ, त्र हुआ और ज्ञ हुआ, कहता ये स्वतंत्र वर्ड नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं, संयुक्त वर्ड है या संयुक्त व्यंजन। उसने कहा कि हिंदी के 5 नए वर्ड, तो
तो हिंदी के 5 नए वर्ड में से आपने जाना कि क्षत्रिय है, क्र है, ज्ञ है और ये अड है, औढ़ है। ये तो 5 नए वर्ड हो गए। आगे कहता है लेकिन जो प्रथम 3 है आगे से, कौन कौन? क्षत्रिय, क्र और ज्ञ। ये कहता है स्वतंत्र वर्ण नहीं है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है, बल्कि ये कैसे हैं? संयुक्त व्यंजन है। इनको जोड़ जोड़ के बनाए जाने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा हिंदी के नए वर्ड। अब आप आगे देखिए, एक और चीज इसने दे रखने का काम किया हुआ है। एक चर्चा आती है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हलंत क्या होता है। एक नई टॉपिक है हलंत। ये कहता है कि हलंत किसे, आपने देखा, देखो आप लोग प्रयोग भी करते हैं, आप लोग लगाते भी हैं, आप लोग इसको जानते भी हैं कि हलंत क्या होता है। कुछ नहीं करना है। ये कहता है ना कि जब किसी व्यंजन के नीचे, यानी जब किसी व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहने का काम किया जाता है। या तिरछी रेखा लगा दी जाने का काम करे, उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहने का काम किया जाता है। जैसे यहां पे आप समझिए, ये मान लो क है, ये मान लीजिए आप एक क है। इसने कहा कि हलंत किसे कहते हैं? जब किसी व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींच दी जाए, ये एक तिरछी रेखा खींच दी जाए, इसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अब एक बात और कहने का काम करता है, कहता है उसे हलंत कहते हैं। किसी भी व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींची जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहने का काम किया जाता है। और उसमें इस व्यंजन में कहता है, इस व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव होता है। ये कहता है ना, इस व्यंजन में स्वर वर्ण का पूरी, इसमें स्वर नहीं रहता। अब ये कहना चाहता है, यदि आप ये क है तो इस क में कहीं ना कहीं, इस व्यंजन के साथ कहीं ना कहीं क्या जुड़ा हुआ है? और जुड़ा हुआ है, ये स्वर जुड़ा हुआ है। अब कहता है यदि ऐसा लगा देने का काम किया जाएगा तो क्या होगा? यह व्यंजन जो स्वर है इससे बाहर हो जाने का काम करेगा। अब क्या हुआ कि स्वर इससे बाहर हो जाने का काम किया हुआ है। या यहां पे एक चीज और आप समझ लीजिए, ये कह रखा है क्या? कहता है स्वर वर्ण का बिल्कुल, स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव रहता है। अभाव, बिल्कुल अभाव रहता है, फिर भी व्यंजन आधा है, फिर भी व्यंजन आधा है। ये देखिए, कहता है उसने कुछ नहीं कहना चाहा, बस इतना कहता है कि हलंत हम किसे कहते हैं। यदि ये पेपर में आपका दे देने का काम करे तो आपका उत्तर होगा कि जब किसी व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाए, एक तिरछी रेखा खींच दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और अगर उसमें कुछ और जानना चाहते हो तो अगर वह ये तो हलंत हो गया, इसी को हलंत, यानी ये जो तिरछी रेखा है इसी को हम क्या कहते हैं? हलंत। ये किसी भी अक्षर के नीचे जैसे तिरछी रेखा लग जाएगी वहां पर क्या हो जाए? हलंत। ये हलंत लगने मात्र से ही क्या होता है? तब तक ये स्वतंत्र, देखो अभी तक क्या है? ये स्वतंत्र है, इसमें स्वर भी शामिल है, इसमें ये स्वर शामिल है, लेकिन जैसे ही इसके नीचे ये रेखा आप लगाने का काम करोगे, ये क्या होता है? समाप्त हो जाने का काम करता है। और वह अक्षर क्या हो जाता है? आधा अक्षर के रूप में, व्यंजन आधा हो जाता है और स्वर इसका क्या हो जाता है? बाहर हो जाने का काम करता है। इसे हम क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। अब आगे समझिए, ये तो आपका हलंत हो गया। अगली चीज कहता है वह
सुर लहर किसे कहते हैं? सुर लहर, सुर लहर किसे कहा जाता है? देखो, तो सुर लहर का ये मतलब होता है, इसको एक नाम और दे, सुर लहर या अनुतान या अनुतान, इसको अनुतान, इसको दो नामों, देखिए हो सकता है आपसे पूछ दे कि सुर लहर किसे कहते हैं, या हो सकता है ये पूछ दे कि अनुतान किसे कहते हैं। तो सुर लहर का दूसरा नाम होता है अनुतान, सुर लहर का दूसरा नाम होता है अनुतान। चाहे सुर लहर कहे चाहे अनुतान कहे, बात एक ही है, आप समझिएगा। अगर पूछ दे कि सुर लहर किसे कहते हैं, सुर लहर का मतलब होता है ना कि जैसे जब कोई व्यक्ति गाता है तो वह अपनी आवाज को आरोह और अवरोह क्रम में बदलने का काम करता है, स्वर का ऊंचा उठना नीचा होना, यानी जिस तरह से भाव होते हैं गीत के, जिस तरह से उसके गीत के जो भाव होते हैं, उस उतार चढ़ाव को, यानी स्वरों में जो उतार चढ़ाव होने का काम करता है। जैसे कोई सा भी आप लोग गीत गाना हर कोई गाता होगा, हर कोई भले स्वर हो चाहे ना हो, लेकिन गुनगुनाता हर कोई होगा। तो वो ये कहना चाहता है ना कि जब व्यक्ति किसी गीत को, किसी गाने को गाते समय अपनी आवाज में जब आरोह और अवरोह क्रम को लाने का काम करता है, यानी आवाज को उतार और चढ़ाव करने का काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुर लहर कहते हैं। यानी सुर लहर, सुर लहर कहते हैं, यानी उसमें लहर पैदा करने की क्रिया को आपने अपनी सुर में, आवाज में जब आपने लहर पैदा करने का काम किया, कंपन पैदा करने का काम किया, उसको उसने कह दिया तो सुर लहर। बड़े सामान्य अर्थों में देखो, इसका आप ऐसे भी कर सकते हो, सुर अलग कर लो और लहर अलग कर लो। तो ये कहता है कि सुर का मतलब होगा आवाज और लहर का मतलब होता है ऊंचा नीचा उठना, है ना। ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति किसी गीत को, किसी गाने को आरोह और अवरोह क्रम में जब करता है, यानी ये भी छोड़ दो आप, आरोह अवरोह की भी बात छोड़ो, आप ये समझ लो कि जब कोई व्यक्ति कोई गीत गाना गाने का काम करता है तो उसमें क्या होता है? आवाजों का उतार चढ़ाव, आवाज जो ऊपर नीचे करने का काम करता है, उस उतार चढ़ाव को ही क्या कहते हैं? सुर, यानी लहर, यानी सुर लहर कहने का, आवाज का ऊपर नीचे होना ही सुर लहर कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा सुर लहर। अब अगला आप समझिए, अगली टॉपिक है आघात। अगली टॉपिक कहता है आघात। ये देखिए एक और टॉपिक है, इसका नाम है आघात। तो आघात किसे कहते हैं? देखो, एक होता है बलाघात और एक होता है आघात। तो आघात में कहता है, पहली बात इसने ये कह रखने का काम किया हुआ है कि जब किसी ध्वनि पर, जब किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर, कहता है विशेष बल देकर, जब किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर उसका उच्चारण किया जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है, जब किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर उसका उच्चारण किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आघात कहते हैं। दूसरी बात कहता है ये, इसमें एक दूसरी बात और भी कहता है ये, दूसरी बात ये कहता है कि भाषा विज्ञान की शब्दावली में, यानी भाषा विज्ञान की भाषा में, भाषा विज्ञान की भाषा में आघात को स्वराघात भी कहते हैं। आघात को स्वराघात भी
स्वराघात भी कहते हैं। देखिए दूसरी बात उसने बता रखा है, ये कहता है देखो आपने जाना, आपने समझा कि आघात किसे कहते हैं। उसने कहा कि जब किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर उसका उच्चारण किया जाए, यानी जब किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर उसका उच्चारण किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। यानी किसी बल को जोर देना, आघात करना, प्रेशर देना। जब किसी विशेष ध्वनि पर जोर देकर, प्रेशर देकर उसका या बल देकर उसका जब उच्चारण करने का काम किया जाता है उसे कहते हैं आघात। और कहता है कि भाषा विज्ञान की भाषा में, जैसे हम लोग इसको व्याकरण कहते हैं ना, तो कहता है जो भाषा विज्ञान है तो उस भाषा विज्ञान की भाषा में, यानी व्याकरण की भाषा में, भाषा विज्ञान की भाषा में, कहता भाषा का भी अपना एक विज्ञान होता है। हम लोग जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं ना, ये सब भाषा विज्ञान विज्ञान से होके आया हुआ है। कहता है कि भाषा विज्ञान की भाषा में, यानी भाषा विज्ञान की शब्दावली भी कह सकते हो आप, हो सकता है ऐसा कह दे कि भाषा विज्ञान की शब्दावली में इसी आघात को, भाषा विज्ञान की शब्दावली में या भाषा विज्ञान की भाषा में इसी आघात को एक और नाम दिया जाता, क्या दिया जाता है, स्वराघात। यानी ये कहना चाहता है कि जिस स्वर पर, बात देखो वही है, जिस स्वर पे बल देकर, जोर देकर विशेष प्रयोग किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, आघात कहते हैं। ऊपर यही बात कह रखा है कि जब किसी ध्वनि पर विशेष बल देकर उसका उच्चारण किया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहता है कि भाषा विज्ञान की भाषा में या भाषा विज्ञान की शब्दावली में इसी आघात को स्वराघात के नाम से भी संबोधित किया जाता है, या इसको आघात कहे तो भी, स्वराघात कहे तो भी, बात एक ही है। स्वराघात का ये मतलब कहता है ना कि किसी, जिस स्वर पे आघात किया जाए, चोट किया जाए, बल दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्वराघात कहते हैं। तो भाषा विज्ञान की जो शब्दावली है उस भाषा विज्ञान की शब्दावली में आघात को ही स्वराघात एक नया नाम देने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा आघात। आपने दो चीजों को जाना। सुरलहर कहता है कि आवाज का उतार चढ़ाव, यानी जब हम किसी गीत को गाते समय अपनी आवाज में उतार चढ़ाव या अवरोह क्रम को पैदा करने का काम करते हैं उसे सुरलहर कहा जाता है। नंबर एक। दूसरी बात कहता है आघात किसे कहते हैं, जब किसी विशेष ध्वनि के ऊपर बल देकर उच्चारण किया जाए उसे हम आघात कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि भाषा विज्ञान की शब्दावली में या भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण में इसी आघात को एक नए नाम से संबोधित किया जाता है जिसका नाम है स्वराघात। यानी स्वराघात के नाम से भी इसको जानने का काम किया जाता है। तो आपने समझा, आघात समझा, सुरलहर आपने समझा। अब हम आपको एक नई और चीज बताने जा रहे हैं, जो चीज आप लोग जानते हैं पर पहचानते नहीं है। देखिए किसी चीज को पहले जानो तब मानो, जान जाओगे तो पहचान जाओगे, नहीं जानोगे तो नहीं पहचान पाओगे। तो जानते हो, अब उसको पहचान भी जाओ। अब आप पढ़िए कि बलाघात, बलाघात किसे कहते हैं। देखिए मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है भाई। बलाघात अब आपको पढ़ना है। आपने पढ़ा नए हिंदी के नए वर्ड कौन से हैं, आपने सुरलहर को पढ़ा, आपने आघात को पढ़ा और स्वराघात भी आप जान लिया। आघात को ही स्वराघात नाम से जाना जाता है। अब आपको पढ़ना है कि बलाघात। तो यदि इस तरह का प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हो कि बलाघात किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा बल धन आघात। बल प्लस आघात, इन दो शब्दों से कहता है, इन दो शब्दों से
बलाघात की उत्पत्ति हुई। बलाघात की उत्पत्ति हुई। बल और आघात इन दो शब्दों से मिलकर के बलाघात शब्द की उत्पत्ति हुई। दूसरी बात कहता है, दूसरी बात वो कहना चाहता है, दूसरी बात कहता है वह शब्द उच्चारण के समय, शब्द उच्चारण के समय, कहता है शब्द उच्चारण के समय किसी विशेष स्वर पर, किसी विशेष स्वर पर, किसी विशेष स्वर पर बल देने को, बल देने को क्या कहते हैं? बलाघात, बलाघात कहते हैं। देखिए यहां तो इसने कह रखा है कि बलाघात किसे कहते हैं, तो कहता है कि बल प्लस आघात शब्द से, बल प्लस आघात शब्द से इसका उत्पत्ति हुआ बलाघात। इस शब्द की उत्पत्ति, उसने कहा कि इन दो शब्दों से बलाघात शब्द की उत्पत्ति हुई। कहता है कि बल होगा, एक आघात होगा, जिस पे आघात किया जाए, जिस पे जोर दिया जाएगा, वहां से जो भी शब्द निकलने का काम करेगा उसी को हम क्या कहेंगे? बलाघात कहने का काम किया जाएगा। तो कहता है इन दो शब्दों से बलाघात शब्द की उत्पत्ति हुई। अगली बात कहता है कि शब्द उच्चारण के समय किसी विशेष स्वर पर बल देने को, कहता है शब्द उच्चारण के समय यानी शब्दों के उच्चारण को करते समय किसी विशेष स्वर पर, यानी जब किसी एक निश्चित विशेष स्वर कोई हो और उस पर बल दे करके उसका उच्चारण किया जाएगा तो उसी को कहते हैं बलाघात कहने का काम किया जाता है। तो ये आपका रहा बलाघात। ये एक चीज और आप समझिए कि इस बलाघात के लिए एक विद्वान है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी। इस बलाघात के लिए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के शब्दों को हम लोग जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहने का काम किया हुआ है। तो ये इस बलाघात पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ये कहता है कि इस बलाघात को डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहने का काम किया। इन्होंने कहा वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता। इन्होंने कहा वाक्य के सभी अंशों पर, वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है। अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता। देखिए बड़े अच्छे विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने बलाघात के लिए कहा, उन्होंने कहा कि वाक्य के सभी अंशों पर, तो उन्होंने कहा कि जो वाक्य है इस वाक्य के सभी अंशों पर एक समान बल नहीं दिया जाता। सही बात है कि हर वाक्य पर एक बराबर जोर नहीं दिया जाता। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो जितना एक शब्द पे जोर दिया जाता है क्या उतना सभी पे दिया जाता है? ऐसा नहीं, हर पे अलग अलग बैलेंस दिया जाता है, हर पे अलग अलग जोर देने का काम किया जाता है। तो इन्होंने कहा, भोलानाथ तिवारी जी ने कहने का काम किया हुआ है कि वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है। वाक्य के सभी अंशों पर समान बल नहीं दिया जाता है। कहता है वाक्य के, कभी वाक्य के एक शब्द पर बल दिया जाता है, कभी वाक्य के एक
एक शब्द पर बल दिया जाता है, कभी वाक्य के एक शब्द पर बल दिया जाता है तो कभी दूसरे पर, तो और कभी, देखिए कहते हैं कि हर वाक्य पर एक समान बल नहीं दिया जाता है, कभी एक पर बल दिया जाता है तो कभी दूसरे पर बल देने का काम किया जाता है। सभी ध्वनियों पर बराबर बल नहीं दिया जाता है, कहता है सभी ध्वनियों पर बराबर बल नहीं दिया, सभी ध्वनियों पर बराबर बल नहीं दिया जाता है। और उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने कहा, लेकिन एक बात और है, ये कहते हैं कि देखिए हर एक ध्वनि पे अलग अलग बल दिया जाता है, सभी ध्वनियों पे एक बराबर बल नहीं दिया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके ध्वनि का बल जो शून्य हो जाए, यानी ध्वनि पे बल शून्य भी नहीं होता है, कुछ न कुछ दिया जाता है। तो किसी न किसी पर निश्चित रूप से बल देने का काम किया जाता है। और एक बात उन्होंने कहा, डॉक्टर भोला तिवारी जी ने एक बात और बताया, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बताने की कोशिश किया है। उन्होंने बताने का काम किया हुआ है कि बलाघात के कई भेद होते हैं। देखिए आप बताने का काम किए डॉक्टर भोला तिवारी जी ने, उन्होंने कहा कि बलाघात के कई भेद हैं। बलाघात के भेद, देखिए भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार तो बलाघात के 5 भेद हैं, 5 भेद हैं, बलाघात के 5 भेद हैं। अब समझिए कि नंबर 1 पहला है कि ध्वनि बलाघात, ध्वनि नंबर 1 है ध्वनि बलाघात। नंबर 2 है अक्षर बलाघात, अक्षर बलाघात। और नंबर 3 है शब्द बलाघात, शब्द बलाघात। और नंबर 4 होगा, इधर लिख लीजिए, ये 5 नहीं, सॉरी माफ करिएगा, ये 5 नहीं, ये 4 होते हैं। क्या हो गया? ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। और चौथा होगा वाक्य बलाघात। तो ये देखिए, आप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने बताने का कोशिश उन्होंने किया, उन्होंने बताया है, अपनी परिभाषा में दिए कि वाक्य के सभी अंशों पर एक समान बल नहीं दिया जाता है। पहली बात उन्होंने बताया कि जितने भी वाक्य लिखे गए हैं, हम बोलते समय, पढ़ते समय सारे वाक्यों पर एक समान बल नहीं देते हैं। कभी एक पर बल ज्यादा पड़ता है तो कभी दूसरे पे पड़ता है, कभी तीसरे पे पड़ता है, ऐसे करके एक में किसी भी पड़ता है जरूर। लेकिन जो ध्वनि है ये कभी बलाघात से शून्य नहीं होता है, बलाघात हमेशा होने का काम कर रहा किसी न किसी पर। और कहता है कि सभी ध्वनियों पर बराबर बल भी नहीं दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जितने भी ध्वनियां हैं, सारे के सारे ध्वनियों पे एक समान बल भी देने का काम नहीं किया जाता है। तो उन्होंने एक बात और कहा कि बलाघात कितनी होती है, तो आपने बताने का काम किया कि बलाघात 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। तो आप डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के अनुसार बलाघात के 4 प्रकार हैं, ध्वनि बलाघात, शब्द बलाघात, वाक्य बलाघात
और अक्षर बलाघात। तो बलाघात के भी 4 प्रकार हैं। यदि कभी पूछ दे भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो अपनी परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आज आपने पढ़ा कि बलाघात को आपने जाना और आपने हिंदी के नए वर्ण को जाना कि हिंदी में कौन कौन से नए वर्ण हैं। सुर लहर को आपने जाना, आघात को जाना, स्वराघात को जाना, बलाघात को जाना। और विशेष रूप से मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने इस बलाघात के ऊपर अपनी क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करने का काम उन्होंने करने का काम किया हुआ है। उन्होंने बताया कि बलाघात 4 प्रकार के होते हैं। सभी अंशों पर एक समान बल नहीं दिया जाता है, कभी एक पर, कभी दूसरे पर, कभी तीसरे पर, लेकिन बल दिया जाता है किसी न किसी निश्चित रूप से, किसी न किसी पर निश्चित रूप से बल देने का काम किया जाता है। ये कभी बलाघात शून्य होने का काम नहीं करता है। और उन्होंने आगे बताया कि बलाघात के भी 4 प्रकार होने का काम करते हैं। तो आज आपने समझा, 4-5 चीजों को समझने का काम आपने किया, जानने का काम किया। यदि इसमें, देखिए इसमें बहुत सी चीजों को आप लोग जानते रहेंगे, यदि इसमें से कहीं भी आपको कोई मिस्टेक, कोई डाउट, कोई भी असुविधा महसूस हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रश्न पूछिएगा, जानने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहाँ क्या है। ये जो भी कुछ चीज आपको पढ़ाई जा रही है ये आपके सिलेबस के अनुसार, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस हिंदी का है, ये यही सिलेबस है। इसलिए मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूं कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाए, ताकि आप कहीं विषय से विषयांतर न हो। अगर पेपर में, देखिए पेपर जो भी आएगा तो बाहर से तो नहीं आएगा, तो जब भी आएगा तो आपके सिलेबस से आएगा। जो सिलेबस आपका बन के आया है उस सिलेबस के अनुसार किताबें जो भी छपी हैं, तो प्रश्न हमेशा किताब से ही देगा, बाहर से कहीं नहीं आएगा। इसलिए मैं भरपूर कोशिश करने का काम कर रहा हूं कि आपको आपका सिलेबस पूरी तरह से तैयार करा देने का काम किया जाए। ये ऐसा नहीं है कि केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये आपके सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। कौन शब्द कहां प्रयोग किए जाते हैं, आप समाज में अपनी अच्छी पहचान इस हिंदी के माध्यम से बना सकते हो। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।